नमस्ते दोस्तों। हमने पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 65 तक विचार किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 66 पे विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है हमारा कि ए सर्किट एंड द सिग्नल वी आई अप्लाइड एट इट्स इनपुट टर्मिनल आर गिवन आर शो बिलो यानी कि ये आपको जो है वो इनपुट दिया गया है आपको। विच वन ऑफ ऑप्शन करेक्टली डिस्क्राइब द आउटपुट वेव फॉर्म, यानी कि ये जो आपका इनपुट है वो इस सर्किट के अंदर अप्लाई हुआ है और ये सब आपके क्या है, आउटपुट्स हैं। तो ये इसमें से कौन सा आउटपुट जो आपका है वो सही होगा। एज्यूमिंग ऑल द डिवाइस यूज आर आइडियल, यानी कि ये आपका जो डिवाइस है वो एक आइडियल डिवाइस है। तो देखो सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा कि इस डिवाइस को पहले गौर करना पड़ेगा। इस डिवाइस के अंदर क्या क्या एडेड है। एक फॉरवर्ड वाइस में एक बैटरी एडेड है 5 वोल्ट की और एक डायोड ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो एक रेजिस्टेंस है। तो हम लोग इसको एक डायग्रामेटिक फॉर्म में देख लेते हैं। सिंपल वही डायग्राम मैंने यहाँ पे रिपीट किया है। इसमें ये आपका इनपुट है। अब देखिए, एनी इनपुट वोल्टेज वी इन इज ग्रेटर देन 0.7, ठीक है, वोल्ट। यानी कि ये कह रहा है कि अगर आपका जो है वोल्टेज अगर जो इनपुट दे रहे हो वो अगर 0.7 वोल्ट से ज़्यादा है, यानी कि अगर मान लिया ये अगर सिलिकॉन का डायोड है अगर, तो उसका वोल्ट जो इनपुट है वो 0.7 से ज़्यादा होगा अगर, देन डायोड इज शॉर्ट, यानी कि डायोड क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा और करंट यहाँ से फ्लो होना शुरू हो जाएगी। और 0.7 से कम होगा तो यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा। इनपुट इज 20 वोल्ट और आपका इनपुट कितना है, आपका 20 वोल्ट इनपुट है आपका, वो भी स्क्वायर वेव में इनपुट है आपका। और वो कहाँ तक है, T/2 तक इनपुट है आपका। एंड बैटरी ऑफ 5 वोल्ट इन फॉरवर्ड बाइस, और फॉरवर्ड बाइस में ही क्या है, आपकी बैटरी लगी हुई है कि आपका इनपुट जो आ रहा है वो यहाँ पर ऐड होगा। तो ये क्या हो जाएगा, द टोटल इनपुट इज 25 वोल्ट। कितना होगा, 25 वोल्ट हो जाएगा। पास थ्रो सर्किट एंड डायोड इज फॉरवर्ड बाइस, और अगर आप देखोगे कि 20 वोल्ट और ये 5 वोल्ट जुड़ के कितना हो जाएगा, 25 वोल्ट हो जाएगा। वो इस डायोड में से क्या होगा, पास आउट होगा। वो कहाँ तक पास आउट होगा, वो केवल यहाँ से लेके यहाँ तक पास आउट होगा, केवल T/2 तक जाएगा। T/2 के बाद में क्या हो रहा है, हमारा जो वोल्टेज है वो नेगेटिव में जा रहा है, यानी कि नेगेटिव वोल्टेज को ये फॉरवर्ड बाइस में जो आपका डायोड लगा है ये इसे आगे जाने नहीं देगा। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो सर्किट का आउटपुट क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। यानी कि पास थ्रू सर्किट एंड डायोड इज फॉरवर्ड बाइस ओनली द नेगेटिव वोल्टेज इज नॉट अलाउ, यानी कि नेगेटिव वोल्टेज को वो अलाउ नहीं करेगा। तो क्या करेगा, वो आउटपुट में 20 वोल्ट जो इनपुट है उसको जोड़ देगा और 5 वोल्ट आपकी बैटरी को जोड़ देगा और 25 वोल्ट तक वो लेगा और केवल T/2 तक लेगा। क्यों, क्योंकि T/2 के बाद में क्या हो रहा है, वो नेगेटिव में स्टार्ट हो रहा है और ये जो डायोड है आपका वो फॉरवर्ड बाइस में लगा हुआ है। तो आपका आंसर क्या होगा कि आपका इनपुट जो होगा वो 25 से स्टार्ट होगा और T/2 तक ही जाएगा, आपका एक्स एक्सिस यानी कि T के ऊपर जाएगा। आपका आंसर नंबर 2 है जो आपका सही होगा, है ना, ये वाला। ठीक है, यहाँ तक वाला। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की, है ना। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ 2 कपल्ड ऑसिलेटर इन कंपेरिजन टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग विदाउट कपलिंग, यानी कि ये कह रहा है कि आपके पास 2 प्रकार के ऑसिलेशंस हो रहे हैं। एक तो कपल्ड ऑसिलेटर का हो रहा है और एक नॉन कपल्ड ऑसिलेटर का हो रहा है। तो उनमें कुछ अपने को प्रॉपर्टी में कुछ डिफरेंस या प्रॉपर्टी में कोई रिलेशन अपन से डिमांड किया, वो क्या किया है, हायर इन द मोड ऑफ सेम फेज, यानी कि इन दोनों के अंदर कपल्ड 2 कपल्ड ऑसिलेटर में और विदाउट कपल्ड ऑसिलेटर में जो होगा वो हायर इन मोड होंगे और सेम फेज होंगे। लोअर इन मोड होगा या सेम फेज होगा, हायर इन मोड होगा या अपोजिट फेज होगा, या लोअर इन मोड होगा या अपोजिट फेज होगा। किसमें, इन दोनों के अंदर। देखो इधर मैंने क्या किया, सिंपल मैंने एक डायग्राम बना लिया है। ये आपका एक कपल्ड ऑसिलेटर है आपका, ठीक है, और सिंगल ऑसिलेटर को आप मान सकते हो सिंपल पेंडुलम मान सकते हो आप। इसमें क्या है कि अगर आपने इसको इधर डिस्प्लेस किया इधर आपको अगर, तो इसमें इधर x2 डिस्टेंस क्रिएट होगा अपनी मीन पोजीशन से, इधर आपका क्या होगा x1 डिस्टेंस क्रिएट होगा अपनी मीन पोजीशन से। ये इधर की ओर धकेला गया तो ये इधर की ओर धकेला जाएगा। इसके लिए देखो मैंने सिंपल एक जो हमारी कपल्ड ऑसिलेटर की जो इक्वेशन होती है मैंने दोनों इक्वेशन को लिख लिए। आप चाहो तो इसको अपनी बुक में आप रिपीट कर सकते हैं जाके देख करके एक बार। ये x1 के लिए लिखी गई है, ये x2 के लिए, ठीक है, x1 के लिए और आपकी ये x2 के लिए लिखी गई है। और दोनों के अंदर
जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको मैंने क्या किया है कि इनके सॉल्यूशंस को मैंने अज्यूम किया कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो इस प्रकार होगा। मान लिया x1 का सॉल्यूशन क्या होगा, a cos ओमेगा टी होगा, और x2 का सॉल्यूशन क्या होगा, b cos ओमेगा टी होगा। ये मैंने अज्यूम किया है। अगर ये सॉल्यूशन मेरे सही है तो वो पक्का इसको सेटिस्फाई करेंगे। इसको सेटिस्फाई कराने के लिए मुझे क्या चाहिए, मेरे को डबल डिफरेंशियल चाहिए इन दोनों का। मैंने क्या किया, इसका सिंगल डिफरेंशियल निकाला पहले, ठीक है। इस डिफरेंशियल का मतलब क्या है, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। फिर मैंने डबल निकाल लिया, ठीक है। डबल निकालने में क्या फ़र्क आया अपना, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। और आपका पहले वाले से, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ हो सकता है कुछ मैंने गलती भी की हो सकता है। यहाँ पे सिंगल डिफरेंशियल ये है तो डबल डिफरेंस का क्या कोस आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, कॉस कर दोगे, है ना, कोस का डिफरेंशियल हो जाएगा। यहाँ पर भी साइन क्या हो जाएगा आपका, कोस डिफरेंशियल हो जाएगा। अब आप इस वैल्यू को जो है वो पुट करेंगे कहाँ पर, इनमें पुट करेंगे। तो आपको इसको पुट करने के बाद जब आप सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ सॉल्व नहीं कर रहा, मैं अगर सॉल्व करूँगा तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो ये आपका डायरेक्ट मैंने आपका आंसर लिख दिया है। और उस आंसर में क्या नोट किया, कि कोस ओमेगा जो टी है आपका, ये दोनों में बाहर आ जाएगा। अब देखिए इस इक्वेशन में, है ना, ये पहली वाली के लिए है और ये जो है आपकी ये वाला पहली वाली के लिए है, ये वाला सेकंड वाली के लिए। अब देखो कोस, इसमें क्या आउटपुट आता है कि या तो कोस ओमेगा टी जीरो हो सकता है, ये वाला टर्म जीरो होगा। हमें पता है कि कोस ओमेगा टी हम लोग जीरो नहीं मान रहे हैं, ये टर्म दोनों क्या होंगे, जीरो के बराबर होंगे। मैंने इन दोनों टर्मों को क्या किया, जीरो के बराबर रख लिया। इन दोनों टर्मों के साथ मैं क्या कर सकता हूँ, फर्स्ट बार मैंने इन दोनों टर्मों को क्या किया, ऐड किया। ऐड करने पर मुझे ये वाला टर्म प्राप्त होता है, दिख रहा है आपको, एम कोस्टेक ए प्लस बी और कोस्टेक माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस जी अपॉन एल होगा। अब यहाँ पर मैं फिर कंडीशन लगाता हूँ, क्या कंडीशन लगाता हूँ कि ये a प्लस बी जो है आपका वो जीरो के बराबर है। तो हमें क्या मिलेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस जी अपॉन बराबर जीरो मिल जाएगा। और ओमेगा स्क्वायर को इधर सेंड करूँगा, ट्रांसपोर्ट करूँगा तो क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर बराबर जी अपॉन एल आ जाएगा। जो कि देखो सिंपल आपकी फ्रिक्वेंसी है, कौन सी वाली है, जो आप सिंपल पेंडुलम में काम में लेते हो, है ना। तो ये होगा आपका विदाउट कपलिंग वाली कंडीशन आ गई, ठीक है, कि वहाँ पर सिंपल ऑसिलेटर की इधर फ्रिक्वेंसी आ रही है। अब क्या किया मैंने, इन दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट किया, है ना, घटाया आपस में। घटाने पे क्या हुआ, मुझे इस प्रकार का टर्म मिला, जो कि मेरे पहले वाले टर्म में 2k अपॉन एम एक्स्ट्रा ऐड हुआ, दिख रहा है इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, ठीक है। अब मैंने इसको क्या किया, जीरो के बराबर मान लिया, तो मेरे को ये फ्रिक्वेंसी मिली। ये फ्रिक्वेंसी जो है हमारे सिंगल ऑसिलेटर वाली फ्रिक्वेंसी से डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है। ये किसकी फ्रिक्वेंसी है, ये कपल्ड ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी है। इन दोनों में तो हमें अनुपात निकालना था, हमें देखना था इसमें मोड होता है कि नहीं होता है। अब देखो इस फॉर्मूले को देखना, मैंने यहाँ पे लिखा है इस फॉर्मूला, अगर ये इसकी फ्रिक्वेंसी है, इस फॉर्मूले को मैंने अगेन पुट किया, या तो इसमें पुट कर लो या आप इसमें पुट कर लो, आप दोनों में पुट कर लो। आप दोनों में जब आप पुट करोगे आप अगर, तो देखो मैंने यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल वर्कआउट किया है थोड़ा बहुत मैंने आपने, आप लोग इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेना और आप वर्कआउट कर लेना। लास्ट जो आउटपुट आएगा वो किसी कांस्टेंट फॉर्म में आएगा, वो क्या आएगा, a प्लस बी बराबर जीरो आएगा। क्या आएगा, a प्लस बी बराबर जीरो, जो मेरे यहाँ पर भी आ रहा था, ठीक है। और यहाँ से मुझे क्या गेट हुआ, a इक्वल टू माइनस बी, यानी कि एम्पलीट्यूड जो है वो नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव इन फेज में है, अपोजिट इन फेज में है। तो मुझे क्या गेट हुआ कि जो आपका मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है लेकिन अपोजिट इन फेज है। एग्जैक्टली क्या है, अपोजिट इन फेज है। तो देखो इधर कपल्ड ऑसिलेटर में हमें क्या हो रहा है, हायर मोड्स प्राप्त हो रहे हैं। मतलब देखो क्या हुआ कि नंबर 3 है ना, हायर इन मोड ऑफ अपोजिट फेज, और हमारे को क्या हो रहा है, हायर और मोड प्राप्त हो रहे हैं कपल्ड ऑसिलेटर में, और अपोजिट फेज में हमें गेट हो रहा है। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 पे बात करते हैं हम लोग, वो है द रेडियस ऑफ ए कॉपर, ठीक है, रेडियस ऑफ ए कॉपर, उसका एटॉमिक नंबर 29 दिया है, सॉरी मतलब आपका Z 29 है और एटॉमिक नंबर उसका 64 है ना, एटॉमिक सम जो है आपका मास का। न्यूक्लियस इन मेजर्ड टू बी 4 × 10⁻13 सेंटीमीटर, इनकी इसकी ये रेडियस इतनी दी हुई है। द रेडियस ऑफ इस मैग्नीशियम न्यूक्लियस कैन बी, न्यूक्लियस जो मैग्नीशियम है इसकी रेडियस क्या होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना था आपको, बस एक आपको अगर फॉर्मूला अगर रिमेंबर होता है, अगर रेडियस कॉपर की इतनी दी हुई है आपको बताएं, और रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर 8 की पावर 1/3। 8 की वैल्यू क्या होती है, हमेशा फिक्स होती है ना, लेकिन हम लोग यहाँ पर फिक्स वैल्यू नहीं रखेंगे, हम तो क्या करेंगे यहाँ से 8 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 8 की वैल्यू किस पर फाइंड आउट करेंगे, R/A की पावर 1/3,
और ये हमें कॉपर के लिए पता है तो हम आर कॉपर की रख देंगे, और यहाँ पर एटॉमिक जो नंबर है हमारा वो हमारा क्या करेंगे कॉपर का रख देंगे, और यहाँ से में क्या होगा जो R0 है वो फाइंड आउट हो जाएगी। अब देखिए रेडियस ऑफ मैग्नीशियम निकालना है, उसके लिए भी हम सिमिलर ये फॉर्मूला काम में लेंगे, और R0 की वैल्यू हमने जो पहले निकाली है उसको यहाँ पुट कर देंगे, और जो एटॉमिक नंबर जो है आपका 27 दिया हुआ है आपको, ठीक है, आपका सम आपका मास सम आपका, उसमें आप क्या करोगे 1/3 करोगे फॉर्मूला में पुट करके, बहुत ही सिंपल है, और आपका R जो है वहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा, जो असल में कितना आ रहा है 3 × 10⁻13 सेंटीमीटर जो आ रहा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर नंबर 2 जो है हमारा वो सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 69 पे बात करते हैं। ये एक लाप्लास से ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका है। आपको sin h कोष्टक at का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। जिसको मैथमेटिकल फिजिक्स आती है वो सिंपल एक फार्मूला उससे रिमेंबर होगा कि जो आपका लाप्लास ऑपरेटर जो आपको अप्लाई करना है sin h at पर, तो सबसे पहले क्या करेंगे sin h at को एक्सपोनेंशियल पोर्शन में खोल लेंगे, ये उसका एक्सपोनेंशियल वर्जन है। अब क्या करना है यहाँ पर जब लाप्लास ऑपरेटर अप्लाई करोगे अगर, तो 1/2 जो आपका बाहर आ जाएगा, और ये आपका दोनों जो है आपके हैं वो एक्सपोनेंशियल टर्म आ जाएंगे। और मैंने क्या किया लाप्लास को जब मैं, ये तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, लाप्लास जो एंटर होगा तो इंडिविजुअली दोनों के ऊपर क्या होगा अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर इस प्रकार। अब मैं इस एक को सॉल्व कर लेता हूँ, लाप्लास e⁻at किस प्रकार एक्ट होगा इसके ऊपर, किस प्रकार वर्क करेगा कि वो एक फार्मूला होता है कि 0 से इन्फाइनाइट इंटीग्रेशन होगा e⁻−s/t, ऐसे कोई कांस्टेंट है .e⁻at डेल्टा t। अब कुछ नहीं करना है, अब तो सिंपल इंटीग्रेशन ही सॉल्व करना है। एक्सपोनेंशियल में देखिए बेस सेम है तो घातें इसमें क्या होगी ऐड हो जाएंगी, और उस घात को ठीक इस प्रकार आप लिख सकते हैं। और एक्सपोनेंशियल का आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा सिंपल आपका ये इंटीग्रेशन होगा, और ये वाला टर्म आपके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और आपको लिमिट रखनी है 0 से इनफाइनाइट तक। अब आप इसको 1/1 अप्लाई कर दीजिए, फाइनल जो आंसर है आपका, मैंने इसको अप्लाई किया तो मुझे फाइनल आंसर मिलता है 1/s - a, यानी कि मैं एक्सपोनेंशियल at पर अगर अप्लाई करता हूँ मुझे आंसर क्या मिलता है 1/s - a मिलता है। सिमिलरली आप इसे वर्कआउट करना, अगर मैं इसको a⁻−at पर अप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलता है -1/s/a मिलता है। अब देखो मुझे इसकी और इसकी वैल्यू पता लगी लाप्लास की, मैं इसको दोनों को यहाँ पुट कर दूंगा और इसको वर्कआउट कर लूँगा। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, 1/2s - a -s + a। अब तो हमें क्या करना है केवल इसके अंदर जो आपका रेशनल नीचे लेकर के और जो भी एडिंग होता है ऊपर के वो करना है, वो मेरा इस प्रकार सॉल्व होगा। और रिजल्टेंटली आप इस 2 को 2 से कैंसिल कर दीजिए, आंसर होगा a/s² - a² होगा, यानी कि जो आपका आंसर होगा वो आपका 3 सही होगा। ये वाला आंसर आपका क्या होगा सही होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 70 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 जो है ये शायद मुझे को लगता है कि ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, ये साइको का क्वेश्चन है, इसे अपन ड्रॉप कर देते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 71 पे बात करते हैं अपन। क्वेश्चन 71 क्या कहता है कि ए स्मॉल चार्ज स्पेरिकल सेल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज एट पोटेंशियल ऑफ 30 वोल्ट। 30 वोल्ट पोटेंशियल में कोई एक स्पेरिकल शेल जो है वो रखा हुआ है, वो भी उसका 1 सेंटीमीटर जो है उसका वो रेडियस है। ये ठीक मैंने डायग्राम बना दिया, 1 सेंटीमीटर रेडियस है उसका, और उसका वोल्टेज 30 और वो चार्ज स्पेरिकल सेल है वो, ठीक है। अब वो कह रहा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द सेल, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पूछी गई है हमें सेल की, इसका सिंपल एक मैथमेटिकल फार्मूला है, जिसको याद था उसने इसको सॉल्व कर दिया। देखो इसका मैथमेटिकल फार्मूला सिंपल इस प्रकार होता है 1/2 kq²/r। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, k तो जो है हमारा कांस्टेंट होगा, r हमारे रेडियस में पता है, लेकिन हमें q की वैल्यू नहीं पता। q की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसका ऐसा कोई रिलेशन फाइंड आउट करेंगे जो वोल्टेज के अंदर हो, क्योंकि वो हमें क्वेश्चन में गिवन है आपका। तो q बराबर क्या हो, q चार्ज के लिए v बराबर क्या होता है पोटेंशियल, kq/r होता है। यहाँ से आप q की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, और v और r और k की वैल्यू आपको पता ही है। k क्या होता है 1/4πε0 होता है, सिंपल इसे 9 × 10⁹ लिख सकते हो, हालांकि ये 8.85 कुछ होता है, लेकिन यहाँ पे अपन कैलकुलेशन इजी करने के लिए 9 × 10⁹ ले लेते हैं। और यहाँ पर देखो कुछ नहीं करना है आपको, इस q की वैल्यू को आपको यहाँ पुट करना है आपको, ये आपका एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 आपका, और k/r और q की स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। इसको वर्कआउट करोगे तो फॉर्मूला ये बनेगा। यहाँ पर प्रत्येक जो भी आपको वेरिएबल्स दिए हुए हैं इनकी वैल्यू को आप 1/1 आपको यहाँ पर पुट करना है और इसे सॉल्व करना है। आपका आंसर क्या आएगा 5 × 10⁻−10 जूल आपका आंसर होगा, जो आपका आंसर नंबर 3 होगा। अब हम बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर ये आपका मतलब ये आपका 5 × 10⁻⁻10 जूल आपका जो होगा वो आंसर होगा। हम क्वेश्चन नंबर 72 पर बात करते हैं। ए पार्टिकल इज फायर्ड स्ट्रेट अपवर्ड फ्रॉम अर्थ सरफेस विद द स्पीड दैट इज हाफ द एस्केप वेलोसिटी। कोई पार्टिकल है, उसको ऊपर की ओर फेंका गया है और वो उसकी स्पीड कितनी है? वो स्पीड है कि जो आपकी एस्केप वेलोसिटी जो होती है, जिस वेलोसिटी से फेंकने पर कोई पार्टिकल वापस नहीं आता है, उसकी आधी स्पीड से फेंका गया है। इफ़ आर इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ, आर रेडियस ऑफ अर्थ है अगर, द हाइएस्ट एल्टीट्यूड रीच्ड और जो मेजर्ड फ्रॉम द सरफेस, यानी कि कितनी हाइट तक, एल्टीट्यूड मतलब कितनी हाइट तक वो जो है वो इसकी आधी स्पीड से फेंकने पर वो पहुंच पाएगा। तो वो रिलेशन हमें चाहिए, अर्थ की रेडियस में ही वो रिलेशन चाहिए हमें। मैंने क्या किया, सिंपल देखो मैंने डायग्राम बना दिया। ये मान लिया मेरा ये पूरा अर्थ है आपका, ये अर्थ की रेडियस आर है और किसी पार्टिकल एम को आपने क्या किया, ऊपर की ओर सेंड किया है, वो किसी हाइट तक पहुंचता है। वो हाइट हमें ज्ञात करनी है, किसके रिलेशन में ज्ञात करनी है? आर के रिलेशन में ज्ञात करनी है। ये एम जो कैपिटल है वो धरती का मास है। तो देखो सिंपल कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी यूज करेंगे अपन। टोटल एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी, मतलब यहाँ पर सरफेस पर अगर वो पार्टिकल रखा हुआ है तब उसकी एनर्जी क्या होगी, और जब वो मैक्सिमम हाइट तक पहुँच जाता है तब वो एनर्जी क्या होगी। दोनों में क्या होगा, कंजर्वेशन का लॉ फॉलो होगा। जब वो सरफेस पे था तो टोटल एनर्जी क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती, -G कैपिटल M M/R। ये इसमें कन्फ्यूज मत हो ना, ये mg ही है असल में आपका, ठीक है। यहाँ पे m वही और ये आपकी ग्रेविटी g है आपका ना, G कैपिटल M/R, ठीक है। ये आपका काइनेटिक एनर्जी है, 12mv² है। पोटेंशियल एनर्जी सिमिलर इसी प्रकार है, लेकिन जब वो किसी हाइट पर चला जाता है तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी में R में क्या होगा, आपका H जुड़ जाएगा। जब वो हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर पहुंचेगा तो वहाँ पर वो कुछ सेकंड के लिए रुकेगा, वहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब हमें क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी है कि वेलोसिटी की जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो एस्केप वेलोसिटी की आधी है। मतलब ये जो वेलोसिटी है इसकी आधी कर दो और इस वेलोसिटी को क्या मान लो, एस्केप वेलोसिटी मान लो आप। तो मैंने सिंपल जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है उसे जस्ट कॉपी कर दिया है, बस इस v को रिप्लेस कर दिया मैंने, एस्केप वेलोसिटी रिप्लेस कर दिया मैंने। उसका फॉर्मूला असल में यहाँ पर गिवन है कि एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, √2gm/r होती है आपकी। ये वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी है नीचे मैंने। इसके बाद देखो थोड़ा सा मैंने मैथमेटिकली लेफ्ट राइट जो है मैंने टर्म जो भी आपका कैंसिल आउट टर्म कैंसिल आउट किया है, और लेफ्ट राइट जो टर्म आपके सेंड हो सकते हैं मैंने सेंड किए हैं। इसका आप वर्कआउट कर लेना और रिजल्टेंटली आपको जो h की जो वैल्यू मिलेगी, जो आपकी ये है ना h की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी r/3 वैल्यू मिलेगी, जो कि हमारे क्वेश्चन के अंदर जो है वो 2 नंबर आंसर जो हमारा है वो सही हो रहा है, r/3 सही हो रहा है। हम क्वेश्चन नंबर 73 पर बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या ए हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग है ना, हैज ए स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ 14.7 न्यूटन पर मीटर। इनकी कोई स्प्रिंग जो है हमारी, उसका कोई कांस्टेंट हमें गिवन है। ए बॉडी ऑफ मास ऑफ 30 ग्राम इज अटैच टू ए स्प्रिंग। स्प्रिंग के ऊपर कोई द्रव्यमान जो अटैच किया गया है वो कितना, 300 ग्राम है। एंड डिस्प्लेसमेंट 8 सेंटीमीटर, उसको हो सकता है उसने उसको खींच लिया हो। ये देखो मैंने सिंपली मैंने एक डायग्राम बना के रखा है मैंने यहाँ पर। इस डायग्राम में देखो यहाँ पर कोई स्प्रिंग कांस्टेंट के है और ये कोई मास 300 ग्राम है और उसको 8 सेंटीमीटर उन्होंने क्या किया, मीन पोजीशन से खींच लिया, मतलब यहाँ से उसको 8 सेंटीमीटर उसको रिप्लेस कर दिया उन्होंने। अब वो कह रहा है कि द बॉडी इज देन रिलीज, अब उसको रिलीज कर छोड़ दिया गया उसको, ठीक है। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ बॉडी, यानी कि बॉडी की मैक्सिमम स्पीड क्या होगी जब उसको यहाँ से छोड़ दिया जाएगा। तो मान लिया यहाँ उसकी जो मेन पोजीशन थी, मैंने उसको यहाँ से खींच करके यहाँ पर लेके आ गया मैं। अब मैं इसको यहाँ से रिलीज करूँगा। देखो जो भी कांस्टेंट मुझे गिवन थे मैंने लिख लिए, स्प्रिंग कांस्टेंट मुझे गिवन था मैंने लिख लिया। मास ऑफ बॉडी 300 ग्राम दिया था, मैंने इसे क्या केजी में कन्वर्ट कर लिया MK यूनिट रखने के लिए। डिस्प्लेसमेंट आपका x था, उसको मैंने कन्वर्ट कर लिया है आपका मीटर इनके MK यूनिट में, जो 8 सेंटीमीटर था, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 0.08 मीटर हो जाएगा। अब देखो जब आप इसको खींचोगे तो क्या होगा, इस पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो एक मेन पोजीशन से दूर वो पॉइंट है जहाँ तक उसको खींचा गया है। अब यहाँ से छोड़ते क्या होगा, वो इस तरफ क्या होगा, लगातार बढ़ने का प्रयास करेगा रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। वो वेलोसिटी हमें ज्ञात करनी है।
तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग क्या होगा, 1/2 kx² होगा, और काइनेटिक क्या होगा, 1/2 mv² होगा। और अब देखिए जो भी आपको वैल्यूज़ ऊपर गिवन है आपको 1/1 इसके अंदर पुट कर दीजिए आप। इस 1/2 कैंसिल हो जाएगा, k की वैल्यू पुट कर दी, x आपका डिस्प्लेसमेंट था वो आपने पुट कर दिया, और यहाँ m उसका दिया था वो पुट कर दिया, v आपको फाइंड आउट करना ही है, कुछ नहीं करना, सिंपली आपको एक अलजेब्रा सॉल्व करनी है और आपको वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाए, कितनी आई 0.56 मीटर पर सेकेंड आई, जो कि हमारे जो आंसर में थर्ड नंबर आंसर से हमारे मैच खाती है। क्वेश्चन नंबर 74 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज नॉट रिलेटेड। ये जो क्वेश्चन मुझे साइकोलॉजी क्वेश्चन लग रहा है इसलिए अपने उसको ड्रॉप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 पे बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द न्यूक्लियर सेल मॉडल द ग्राउंड स्टेट स्पिन एंड पैरिटी ऑफ 817 ऑक्सीजन इज। इसकी जो है वो ग्राउंड स्टेट जो स्पिन एंड पैरिटी क्या होगी, तो देखो इधर सिंपल, ये आपका 8 ऑक्सीजन 17 है, प्रोटॉन इसमें 8 है, न्यूट्रॉन इसमें 9 है। अपने को स्पिन और पैरिटी ज्ञात करनी है। आपको पता है कि स्पिन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, ओड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पे डिपेंड करता है। अगर प्रोटॉन अगर ओड मतलब होता है विषम संख्या, तो यहाँ पे प्रोटॉन जो है वो सम संख्या में है, न्यूट्रॉन आपके विषम संख्या में है। तो असल में आपको इसके ऊपर आपकी स्पिन एंड पैरिटी डिपेंड करेगी। सेल मॉडल का कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपके सामने लिख रखा है यहाँ पर। इस कॉन्फ़िगरेशन में क्या देखोगे, यहाँ पर आप अगर फिलिंग शुरू करते हो, फर्स्ट ऑर्बिट ये होता है, यहाँ पे 2 फिल हो जाएगा, सेकंड ऑर्बिट पी का होता है, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, और ये डी वाले ऑर्बिट में आपका लास्ट न्यूक्लियाई का नंबर आ रहा है। डी के लिए असल में मैंने यहाँ देखो, एस के लिए जो एल होता है वो 0 होता है, पी के लिए L1 होता है, डी के लिए L2 होता है, एफ के लिए L3 होता है। तो जो स्पिन होगी वो तो यहाँ से आ जाएगी, ये नीचे वाला 5/2, और पैरिटी जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, -1 की पावर L, L मतलब ऑर्बिटल मोमेंटम। तो L आपका D के लिए क्या होता है, असल में 2 होता है, जिसे आप इसमें 2 पुट करोगे तो -1 की पावर 2 क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। तो आपकी ये आपकी स्पिन हो जाएगी और ये आपकी प्लस आपकी पैरिटी हो जाएगी। तो आपका आंसर नंबर जो फर्स्ट है आपका वो आपका सही होगा, 5/2 प्लस वाला सही होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 भी मेरे को साइकोलॉजी क्वेश्चन लग रहा है, इसको अपन ड्रॉप कर देते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं। द वेव फंक्शन ऑफ क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल इज गिवन बाय, यानी कि आपका क्वांटम मैकेनिकली फंक्शन जो दिया हुआ है आपका फाई और φ2 और आइगन फंक्शन है विथ करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू, और उनकी आइगन वैल्यू भी दी हुई है -2 इलेक्ट्रोवोल्ट और -1 इलेक्ट्रोवोल्ट। द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन दिस स्टेट, यानी कि इस स्टेट के लिए पार्टिकल की एनर्जी क्या होगी। तो देखो इसके लिए मैंने जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन था मैंने लिख लिया है कि ये हमारा वेव फंक्शन है, और ये जो आइगन वेव फंक्शन है दोनों के दोनों φ1 और φ2, इनकी आइगन वैल्यू भी मुझे गिवन दी हुई है -2 इलेक्ट्रोवोल्ट और φ2 की क्या दी हुई है -1 इलेक्ट्रोवोल्ट। देखो इन दोनों में कन्फ्यूज मत होना है ना, ये तो आइगन वैल्यूज़ हैं और ये आइगन फंक्शन है आपके, ठीक है। अब एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन स्टेट साई निकालनी है। देखो किसी भी स्टेट में अगर आपको एनर्जी निकालनी होती है तो उस पार्टिकल की उस स्टेट के रिस्पेक्ट में उसकी जो एनर्जी की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो आपको पता होनी ज़रूरी है कि इस पार्टिकल की यहाँ पर एनर्जी की प्रोबेबिलिटी क्या है आपकी। तो उसका जो फार्मूला होता है आपका एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन एवरेज फॉर्म जो होता है उसका फार्मूला सिंपल इस प्रकार होता है कि प्रोबेबिलिटी आई और ई आई, यहाँ पर जो आपका प्रोबेबिलिटी जो आई है वो असल में क्या शो करता है कि कोई भी आईथ स्टेट में जिस भी स्टेट में वो है, मान लिया अपने को यहाँ साई स्टेट में निकालना है तो उसके लिए सिंपल ये कोई भी जिस स्टेट के अंदर है उस स्टेट की प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए, और जिस स्टेट में आपका वेव फंक्शन है या पार्टिकल है आपका उस स्टेट की एनर्जी पता होनी चाहिए आपको। तो देखो हमें पता है कि हमारे को 1 और 2 आपको दिया हुआ है, आपको दिख रहा है 1 and 2 दिया हुआ है, ये आपके वेव फंक्शन के अंदर 2 स्टेट है आपकी 1 and 2। तो कुछ नहीं करना है आपको जो E1 है आपको उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वेव फंक्शन को आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। किसकी फॉर्म में, कैट एंड ब्रा की फॉर्म में अप्लाई करना पड़ेगा, और उनकी जो आइगन वैल्यू होगी यानी कि जो आइगन वैल्यू होगी वो एक्जैक्टली आपकी बाहर आ जाएगी आपकी। तो ये आइगन वैल्यू बाहर आ गई आपकी, और ये इसकी कैट एंड ब्रा के फॉर्मेट में आ गए आपके, सॉरी है ना, ये आपकी आइगन वैल्यू हो गई, ये ब्रा और कैट के फॉर्म में आ गई, ये आपकी आइगन वैल्यू हो गई, और ये ब्रा एंड कैट के फॉर्म में आ गई। इन दोनों को आप क्या कर सकते हो, आपके इस वाले वेव फंक्शन से आप लेके आ सकते हो।
देखो यहाँ कंफ्यूज मत होना कि मैंने डायरेक्टली यहाँ पे रख दिया है। असल में जब आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो क्या होगा, आप पूरा वेव फंक्शन ही अप्लाई करोगे ब्रा और कैट की फॉर्म में। जब ब्रा और कैट की फॉर्म में इसको आप अप्लाई करोगे तो क्या होगा, आपकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो दी है वो तो आपकी ऑलरेडी बाहर आ जाएगी, और ये आपका जो वेव फंक्शन है वो इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा। जैसे मैंने नीचे किया दिख रहा है 3/5 है ना, 3/5 एक बार इसके लिए, 3/5 दूसरे ब्रैकेट के लिए मैंने किया है। और जब ये वाला और ये वाला जब क्रॉस होगा तो 0 हो जाएगा। तो क्या होगा, दूसरे वाले में भी क्या होगा, दूसरा वाला सेम 5/2 वाला यहाँ पर जो है 1/1 यहाँ पर उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, और दोनों जो है आपस में नॉर्मलाइज है इसलिए वो क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। अब तो केवल मैथमेटिक्स से बचा है, इसको मैथमेटिक्स को सॉल्व कर लेंगे। हमारा आंसर क्या आएगा, -34 यानी कि 34/2 25 इलेक्ट्रोवोल्ट हमारा आंसर आएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं। देखो 78 बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। फिगर शो एन मोलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस in initial equilibrium state I confined by a wall of left half of thermally insulated container। देखो ये आपका इंसुलेटेड कंटेनर है, इसके अंदर जो है आपके n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और ये आपका वाल लगा हुआ है, ठीक है। इफ वी ओपन द वाल ऑफ द गैस रश टू फिल द एंटायर कंटेनर इवेंचुअली रीच ए फाइनल स्टेट F। इस वाल को खोल दिया आपने, इधर वैक्यूम है तो सुबह के पार्टिकल्स इधर ट्रांसप्लांट होंगे आपके और वो एक फाइनल स्टेट में पहुंच जाएंगे आई में। तो नाउ ईच हाफ कंटेनर ईच ऑफ वॉल्यूम V से कंटेनिंग n/2 वॉल्यूम, यानी कि इसका वॉल्यूम भी V है कब, फाइनल स्टेट में, इसका वॉल्यूम भी क्या है आपका V है आपका, और जो इसमें n पार्टिकल थे तो वो क्या दोनों हाफ हाफ हो गए, जिसमें n/2 बच गया, इसमें भी n/2 बच गया। द चेंज इन द एंट्रोपी फॉर दिस प्रोसेस इस प्रोसेस में आपकी एंट्रोपी चेंज हुई है वो आपको बतानी है। और क्या कहा इसने, एज्यूमिंग n इज लार्ज एनफ फॉर स्ट्रेलिंग अप्रोक्सीमेशन टू बी अवॉइड, यानी कि कहा कि n बहुत लार्ज है इसलिए स्ट्रेलिंग अप्रोक्सीमेशन जो अपना अप्लाई करते हैं स्टैटिक्स में उसे आपको अवॉइड करना है। तो देखो इधर इसको सॉल्व करने के लिए मैंने सिंपल एक डायग्राम यहाँ बना लिया है। ये हमारा कंटेनर है, मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी। इसमें आइडियल गैस भरी हुई है और n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। इसमें जो आपका एक्सपेंशन हो रहा है, वाल को खोलने के बाद गैस इधर से इधर जा रही है, वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। और टोटल वॉल्यूम क्या होगा 2V, क्यों, क्योंकि फाइनल स्टेट के बाद में इसका वॉल्यूम भी V बचता है, इसका वॉल्यूम भी V बचता है। अगर ये वाल बंद है तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2V हो जाएगा आपका। अब देखो हमें चेंज इन एंट्रोपी पता लगाना था। चेंज ऑफ एंट्रोपी फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डेल्टा φ/T होता है, सॉरी फाई नहीं है, डेल्टा आपका Q/T होता है यहाँ पर, ठीक है। डेल्टा Q अपनी एनर्जी होता है, चेंज इन एनर्जी होता है। अब यहाँ से देखो हमें कुछ भी नहीं देगा, हमें तो केवल एंट्रोपी निकालनी है। और एंट्रोपी असल में हमें किसके रिलेशन में निकालनी है, एंट्रोपी हमें निकालनी है वो बोल्ट्जमान कांस्टेंट, नंबर ऑफ पार्टिकल और लॉगरिथम में निकालनी है आपको। तो देखो इधर मैंने इस Q को फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ यूज किया। तो सिंपल डेल्टा Q बराबर डेल्टा U जो इंटरनल एनर्जी होती है माइनस डेल्टा W आपका जो आपका वर्क डन होता है। इंटरनल एनर्जी क्या होगी इसकी, 0 होगी आपकी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, 0 होगी अगर तो क्या होगा, डेल्टा Q बराबर डेल्टा W हो जाएगा आपका, वो भी माइनस में होगा, सॉरी है ना यहाँ माइनस होगा। और वर्क को आप क्या लिख सकते हो, P डेल्टा V लिख सकते हो आप। अब देखो इधर हमारा जो फार्मूला है उसमें अपन क्या करेंगे, इस डेल्टा Q को यहाँ पुट कर देंगे, -P डेल्टा V/T पुट कर देंगे। लेकिन अभी भी इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि लिमिट आपकी किस में दी हुई है, वोल्टेज में दी हुई और आपके यहाँ पर टेम्परेचर आ रहा है। तो आप P और T को इस प्रकार कन्वर्ट करो कि वो V की फॉर्मेट में आ जाए, ठीक है। इसको करने के लिए अपन क्या करेंगे, सिंपल एक रिलेशन काम लेते हैं, PV बराबर nRT वाला, है ना। T को नीचे सेंड कर दीजिए, nR/V हो जाएगा। लेकिन हमें जो सॉल्यूशन चाहिए वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में और बोल्ट्जमान कांस्टेंट में चाहिए। तो उसके लिए रिलेशन क्या होता है, PV बराबर जो कैपिटल N KB और T होता है, यहाँ से P/T जो किसके बराबर हो जाएगा, NKB/V के बराबर हो जाएगा। इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए, पुट करते क्या होगा आपका NKB आपका यहाँ होगा, डेल्टा V/V हो जाएगा। आपको पता है नंबर ऑफ पार्टिकल कंजर्व हो रहे हैं क्योंकि पार्टिकल जितने हैं उतने ही रह रहे हैं, तो आपको इसको दोनों को बाहर कर लीजिए, इसका सिंपल इंटीग्रेशन कर दीजिए। एक थोड़ा इंटीग्रेशन और ध्यान देना, ये माइनस का सिंपल लगा हुआ है तो जब ये इसके ऊपर अप्लाई करो तो क्या होगा, लिमिट चेंज कर देगा, है ना। 2V से V था, यहाँ से V से क्या हो जाएगा 2V लिमिट हो जाएगी। आप कुछ नहीं करना है, आप तो सिंपल इंटीग्रेशन कर दिया आपने डेल्टा V/V को, वो क्या आया आपका log V आ गया, और 2V/V की वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए।
पुट करते आपको सिंपल क्या होगा, 2v/v मिलेगा, v से v कैंसिल हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, log 2 बच जाएगा। तो असल में आपका डेल्टा एस क्या होगा, NKB और log 2। आपका सेकंड नंबर जो आंसर है वो आपका क्या होगा, एंट्रोपी वाला आपका सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं। प्रेशर डिपेंड ऑन डिस्टेंसेज, यानी कि प्रेशर का फॉर्मूला दिया हुआ है और वो डिस्टेंस जो है वो इस पर डिपेंड करता है। अगर तो E एंड B आर कांस्टेंट दिए हुए हैं, Z इज डिस्टेंस दी हुई है, K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दिया हुआ है, थीटा टेम्परेचर दिया है, द डायमेंशन ऑफ बीटा, बीटा का हमें डायमेंशन पूछ लिया है। तो बीटा का डायमेंशन निकालने के अपन क्या करेंगे कि ये हमारा मैथमेटिकल फार्मूला दिया हुआ है हमें क्वेश्चन के अंदर। आपको पता है कि टर्म इन एक्सपोनेंशियल, यानी कि इस एक्सपोनेंशियल में जो टर्म होगा वो डायमेंशन लेस होगा। ई की पावर में जो टर्म होगा वो क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। इसका मतलब क्या हुआ, डायमेंशन लेस का मतलब क्या होगा, दोनों टर्म क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तभी तो ये 0 होगा आपका या 1 होगा। तो इन दोनों टर्मों को आपने बराबर कर लिया आपने। आपको पता है कि अल्फा कांस्टेंट है, जेड आपका डिस्टेंस है आपका, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा आपका के आपका क्या बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, क्यू आपका टेम्परेचर है। तो आपको पता है के टी बराबर क्या होता है, एनर्जी की फॉर्मेट होती है। एनर्जी को अपन क्या लिखते हैं, के टी, और उसको क्या लिखते हैं 1/2 mv² लिखते हैं अपन। 1/2 तो क्या न्यूमेरिकल नंबर हो गया, m आपका यहाँ मास आ जाएगा। वेलोसिटी को आप क्या लिख सकते हो, L² और T-2 लिख सकते हो आप, है ना, क्योंकि वेलोसिटी को क्या लिखोगे, L T- लिखोगे और यहाँ पे स्क्वायर है तो वहाँ पे वो डबल हो जाएगा। इसको आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने पर क्या होगा, L से कैंसिल हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, ML T-2 आएगी आपकी। अब आपको बीटा की वैल्यू निकालनी है आपको, तो आपको देखिए कि यहाँ से ये तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो यहाँ पर बीटा की वैल्यू क्या होगी, बीटा यहाँ आ जाएगा, अल्फा/p हो जाएगा। बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा/p हो जाएगा आपका। प्रेशर को आप क्या लिख सकते हो, फोर्स/एरिया लिख सकते हो। प्रेशर का डायमेंशन बना लीजिए, फोर्स को MA लिख दो, एरिया को L² लिख दो, और इस डायमेंशन को सॉल्व करोगे तो प्रेशर का हमारा डायमेंशन आ जाएगा। इस डायमेंशन को आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा का डायमेंशन पहले निकाल लिया ऊपर, उसे रख दीजिए, और आपका प्रेशर का डायमेंशन आप यहाँ रख दीजिए, बस जस्ट एक सोल्व आउट कर दीजिए, वो क्या आएगा, m0 L² T0। और आपका जो क्वेश्चन का आंसर जो 3 नंबर है वो आपका क्या होगा, सही होगा आपका। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 80 पर विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 80 है हमारा प्रॉपर कॉन्सेप्ट ऑफ आपका क्वेश्चन नंबर 80 जो है असल में वो आपका साइकोलॉजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 81 जो है हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।